हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। तो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग लेक्चर नंबर 1 किए हुए थे और इसमें हम लोग बात किए थे कि सॉलिड किसको बोलते हैं। तो हम लोग बात किए थे कि जो सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, वो सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये सारे एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, जिसके वजह से उसकी शेप, साइज, वॉल्यूम ये सारे क्या हो जाते हैं, डिफिनिट हो जाते हैं। तो उसको अपन लोग क्या बोले थे, सॉलिड बोले थे। फिर उसके सॉलिड के टाइप्स पढ़े थे हम लोग कि दो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग बात किए थे कि इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में होते हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता है। इसके साथ साथ हम लोग अमॉर्फस सॉलिड में हम लोग ये बात किए हुए थे कि जो इसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो रैंडमनेस मैनर में अरेंज होते हैं और 3 डायमेंशनल भी में होते हैं। इसके कुछ हम लोग डिफरेंशिएट भी क्रिएट किए हुए थे और एक अनदर पॉइंट लिए हुए थे आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक नेचर में। एनाइसोट्रॉपिक नेचर हम लोग बात किए हुए थे कि जो क्रिस्टलाइन नेचर के जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यू शो करता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक नेचर का बोलते हैं। और आइसोट्रॉपिक नेचर में हम लोग बात किए हुए थे कि आप किसी भी डायरेक्शन से होकर मूव करें तो उसकी हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है हम लोग को क्या मिलती है, सेम मिलती है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ये जानो लैटिस होता क्या। लैटिस बेसिकली एक अरेंजमेंट को कहा जाता है। आप किसी भी पॉइंट को ले लो, आइडेंटिकल पॉइंट को, और उसको स्पेस में ले जाओ। स्पेस में ले जाने के बाद उन सारे आइडेंटिकल पॉइंट को एक जैसे के तरीके से आप उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसको अपन लोग बोलेंगे लैटिस। लैटिस का सिंपल मीनिंग होता है अरेंजमेंट। जैसे कि आप घर वगैरह बनाते हो, घर कैसे बने होते हैं, ये छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर के बना होता है। क्लासरूम अगर है, अगर ये कोई भी रूम हो हमारे पास, तो रूम वगैरह कैसे बनते हैं, एक ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, बहुत सारे ईंट को मिलाकर के एक रूम बनता है। तो ये जो रूम कहलाता है ना, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। और उसका जो ईंट कहलाता है, एक जो ईंट कहलाता है उसको अपन लोग बोलते हैं यूनिट सेल। अगर मैं लैटिस की बात करूं तो लैटिस का सिंपल मीनिंग होता है आपके पास अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में आइडेंटिकल पॉइंट के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। सपोज करो हमने 6 पॉइंट लिया है, 6 पॉइंट मैंने अरेंज किया कुछ इस टाइप से, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैंने स्पेस में ले गया और ये 6 पॉइंट को मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ। ये जो आइडेंटिकल पॉइंट है बिल्कुल इसी के जैसा मैं एक और अरेंजमेंट लेता हूं इस टाइप। ये भी एक अरेंजमेंट हो गया। एक और पॉइंट मैं आइडेंटिकल लेता हूं, क्योंकि मैं आइडेंटिकल की बात किया हूं, एक जैसा होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। ये स्पेस के अंदर में ये सारे पॉइंट का क्या हो रहा है, आपके पास अरेंजमेंट हो रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट का अपन लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं। अब देखो यहां पे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग क्या बोले, लैटिस बोले। अब लैटिस में जो एक एक पॉइंट्स होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, या फिर कभी कभी इसको लैटिस साइट के नाम से भी जाना जाता है, लैटिस साइट। अब ये जो लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। तीनों में से किसी एक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट आपके रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक मैंने 2 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट हम लोग क्या क्या बात की। पहली बात की लैटिस। लैटिस क्या होता है, आइडेंटिकल पॉइंट का अरेंजमेंट स्पेस में, ये हमारा क्या कहलाता है, लैटिस कहलाता है। और इस लैटिस का जो एक एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट का अपन लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं या फिर लैटिस साइट बोलते हैं। अब ये लैटिस पॉइंट किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है और आयंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखो एक एक पॉइंट को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, स्ट्रेट लाइन से अगर मैं एक एक पॉइंट को जोड़ देता हूं, यहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, यहां पर भी मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ता हूं। एक एक पॉइंट मैं किससे जोड़ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से मैं इसको जोड़ दिया। अब देखो
ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के बाद अब जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। मैंने क्या बात किया? लैटिस। लैटिस क्या होते हैं? कोई भी पॉइंट्स, आइडेंटिकल पॉइंट्स का अरेंजमेंट स्पेस में रिपीटिंग ऑर्डर में अगर अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। लैटिस का एक एक पॉइंट्स आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस को। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता हूं, मिला देता हूं, तो रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर डेवलप करता है ये स्ट्रक्चर हम लोग को क्या मिलता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है या फिर क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हो। अब देखो, मैं इसको, अगर ये हेक्सागोनल टाइप का बन रहा है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस। अगर मान लो हमें क्यूबिक फॉर्म में मिल गया, सपोज करो जैसे कि मान लो हमारे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इसी की जैसा मैं ये चारों पॉइंट में स्पेस में अरेंज किया हूं। आइडेंटिकल पॉइंट को मैं लेता हूं कुछ इस टाइप का, और भी मैं अरेंजमेंट लेता हूं कुछ इस टाइप का। अब एक एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करवाएगा? एक एक पॉइंट रिप्रेजेंट करवाएगा लैटिस पॉइंट को। और ये लैटिस पॉइंट में क्या क्या शो कर सकते हैं? एटम शो कर सकता है, मॉलिक्यूल शो कर सकता है, और क्या शो कर सकते हैं? आयन शो कर सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। जैसे मान लो हमारा कोई भी रूम है, ये पूरे रूम एक एक ईंट से मिलकर बना हुआ, ये जो पूरा रूम जो डेवलप किया दैट इज क्रिस्टल लैटिस। और इस रूम का एक पार्ट यानी कि एक ईंट, ये वाला जो पार्ट है, या कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, आपकी जो मर्जी वो ले सकते हैं आप। एक पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये वाला पूरा क्या कहलाएगा? एक यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक यूनिट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट से। आप क्रिस्टल लैटिस को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ए बंच ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। या फिर आप कह सकते हो किसी भी पॉइंट, आइडेंटिकल पॉइंट को रिपीटिंग ऑर्डर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्पेस में अगर कोई अरेंजमेंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्रिस्टल लैटिस को। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हैं द रेगुलर रिपीटिंग, क्रिस्टल लैटिस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि द रेगुलर रिपीटिंग 3 dimensional arrangement of identical point in a space called as crystal lattice. Crystal lattice. The regular repeating 3-dimensional arrangement of identical points in a space called as crystal lattice. जैसे ये और भी स्टार लिख सकते हैं हम लोग। ये जो क्रिस्टल लैटिस था, ये जो बना था क्रिस्टल लैटिस, इस क्रिस्टल लैटिस का एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या बोले थे? लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो हम लोग कह सकते हैं each crystal have identical point, या फिर आप कह सकते हो each point in the crystal called as lattice point or lattice site. ये जो क्रिस्टल लैटिस जो बना था, इस क्रिस्टल लैटिस का एक एक पॉइंट्स आपका क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट कहलाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी लैटिस पॉइंट है, इसकी बात करूं, ये भी लैटिस पॉइंट है, इसकी बात करूं, ये भी लैटिस पॉइंट है। अब ये लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा? एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से each points represents the atoms, molecules
और आयंस। अब देखो, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड हम लोग क्या देखें, अगर इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां से ईच पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय a straight line to gives each point या फिर to generate the geometry of the crystal, तो क्रिस्टल लैटिस किसको बोलेंगे, द रेगुलर रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट इन स्पेस में किसी भी आइडेंटिकल पॉइंट का रिपीटिंग ऑर्डर में अरेंज करना, वही हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। अब इससे कुछ भी पॉइंट्स होते हैं, इसमें जो एक एक पॉइंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं या लैटिस साइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है, 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 ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट कहलाएंगे या फिर लैटिस साइड कहलाएगा। ये लैटिस साइड या लैटिस पॉइंट एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है और आयंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, स्ट्रेट लाइन से अगर मैं जोड़ दूं, जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसका डायग्राम फिर से अगर रेडी करता हूं तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, ये देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई भी आइडेंटिकल पॉइंट लिए, ये हमने लिया 6 पॉइंट का एक ग्रुप्स मैंने लिया, आइडेंटिकल पॉइंट इसी की जैसा मैंने एक और अरेंजमेंट दिया, इसी की जैसा मैं एक और अरेंजमेंट दिया। अब ये जो अरेंजमेंट कहला रहा है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, लैटिस कहलाएगा। इसका एक एक पॉइंट्स ये क्या कहलाएगा आपका, लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम को, मॉलिक्यूल को और आयंस को। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया। इसको यहां से ले गए, ये यहां से नीचे आ गया। देखो, तो यहां पर ये सारे के सारे आपके स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे। अगर मैं इसको 2 डायमेंशनल व्यू में देखूं, 2 डायमेंशनल व्यू में अगर मैं लेना चाहता हूं, जैसे मैंने 4 पॉइंट को लिया, फिर से मैं आइडेंटिकल पॉइंट को कंसीडर किया, फिर से मैं आइडेंटिकल पॉइंट को ले लिया, फिर से आइडेंटिकल पॉइंट को मैंने ले लिया, ये सारे पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, सारे को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन से जोड़ने के बाद अब जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। और इसका जो एक यूनिट होगा, कोई भी एक यूनिट, इस यूनिट का हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। ये है आपके पास यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल आप कैसे देख सकते हो, इस तरह। जैसे आपका कोई एक क्लासरूम है, वो पूरा क्लासरूम का क्रिस्टल लैटिस मान लो, तो उसका एक ब्रिक्स, एक ईंट क्या कहलाएगा, एक यूनिट सेल कहलाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस को आप अनदर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, द बंच ऑफ यूनिट सेल, या फिर यूनिट सेल का एक संग्रह, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग यूनिट सेल को भी डिफाइन कर लेते हैं, यूनिट सेल आपका होता क्या है। तो यूनिट सेल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द 3D groups of identical point that
जनरेट होल स्ट्रक्चर या फिर होल क्रिस्टल बाय ज्वाइनिंग या फिर होल क्रिस्टल लैटिस बाय ज्वाइनिंग कॉल्ड यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट सेल को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप करता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो ये दो फॉर्म आपके हो गए, एक तो क्रिस्टल लैटिस हो गए, दूसरे हो गए आपके पास यूनिट सेल। यहां तो कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल। हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल ये थ्योरेटिकल पोर्शन है चैप्टर का। ये जो चैप्टर ये आपका पूरा थ्योरेटिकल है, इसलिए उसको आप समझ करके देखें तो आपको याद करने में आसानी होगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे हमारे पास हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल। हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल, देखो हैबिटेट्स कहने का मतलब है एक्सटर्नल। किसी भी क्रिस्टल का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल। जैसे सपोज करो मैंने क्यूब लिया, मान लो हमारे पास कोई भी क्लासरूम हो गया या फिर एक क्यूब ले लो आप, एक क्यूब हो, इस क्यूब का जो एक्सटर्नल सरफेस होगा या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल called habitats of crystal। habitats of crystal। अब देखो जो प्लेन सरफेस होता है, ये वाला जो प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। जैसे मान लो कि ये हमारे पास पूरे क्लासरूम है, ये वाला मान लो एज्यूम करो पूरा क्लासरूम है, इसका ये वाला क्या कहलाएगा, ये दीवार कहलाएगा आपका फेस, ये भी आपका कहलाएगा फेस, वो वाला सामने वाला दीवार भी कहलाएगा फेस, इधर वाला भी कहलाएगा फेस, ऊपर वाले भी कहलाएगा फेस और नीचे वाले भी क्या कहलाएंगे? फेस। तो टोटल फेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास प्लेन सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। तो ये एक फेस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा इसके ऊपर में आएंगे और छठा इसके पीछे जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट हो जाएंगे आपके पास the plane surface of the crystal is called as face। क्या बोलते हैं इसको? फेस। और देखो ये दो फेस के बीच का जो एंगल होगा, जैसे कि ये देखो, ये मान लो हमारे पास फेस है और एक फेस हमारे पास ये वाला है, तो ये दो फेस के बीच का जो एंगल होगा, ये जो दो फेस के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। जैसे कोई भी दो फेस को ले लो, मान लो ये नीचे वाला जो फेस है और ये वाला फेस है, बगल वाला एडजेसेंट वाला, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेसियल एंगल बोलेंगे। तो यहां पर देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये ऊपर वाला फेस हो गया और एक फेस ये वाला हो गया। अब यहां पर जो एंगल बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेसियल एंगल। तो हम बोल सकते हैं यहां पे द एंगल बिटवीन टू फेसेस called as इंटरफेसियल एंगल। दो फेस के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। अब आप याद रखना, किसी भी क्यूब में आपके टोटल फेस कितने हो गए? 6। कैसे कैसे देखे? देखो, एक तो सामने वाला ये फेस हो गया, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पांचवा फेस और ये हो गया छठा फेस। 6 फेस हो गए। कॉर्नर कितने हो जाएंगे? कॉर्नर होंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एज कितने हो जाएंगे? एज हो जाएंगे 12। कौन कौन? देखो, दो फेस के बीच का जो है लेंथ उसको बोलेंगे एज। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक नीचे वाला 12। तो टोटल फेस कितने हो गए आपके पास क्यूब में? आप याद रखना इसको, क्यूब में टोटल कितने हो गए फेस हो गए आपके पास 6, कॉर्नर कितने हो गए? कॉर्नर हो गए 8 और एज कितना होगा? 12। इसको कहते हैं हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल। तो हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? किसी भी क्रिस्टल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है? हैबिटेट्स ऑफ क्रिस्टल। इसमें जो प्लेन सरफेस होते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फेस। और दो फेस के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेसियल एंगल। किसी भी क्यूब में फेस टोटल कितने हो गए? 6, कॉर्नर कितने हो गए? 8 और एज कितने हो गए? 12। यहां पे कॉपी करो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सिमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के आधार पे आपके आईआईटी, जेईई मेंस, नीट, चाहे वो 12 हो, ये सारे चीज यहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेंगे सिमेट्री। देखो सिमेट्री आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप समझ जाओगे सिमेट्री का मीनिंग क्या है। सेकंड होते हैं आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और थर्ड हो जाएंगे आपके पास बॉडी सेंटर या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं समझाता हूं, पहले देखो। सपोज कर मैंने क्यूब को कंसीडर किया, कोई भी क्रिस्टल है हमारे पास, या फिर यूनिट सेल बोल सकते हो इसको। दो तरीके से पास करता हूं। पहले इस क्लासरूम को कंसीडर करो। मान लीजिए हमारे पास पूरी क्लासरूम है, इसको आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर लीजिए। दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे? एक तो ये फेस हो गया और एक तो सामने वाला फेस हो गया। दोनों को आप कट कर सकते हो ऐसे। अगर ये सामने से अगर आप कट करते हो तो ये दो आइडेंटिकल हाफ में क्या हो गए? डिवाइड हो गए। सेकेंड, आप ये फेस और ये वाला फेस है, इसमें आप इमेजिनरी लाइन कैसे पास करो तो भी आइडेंटिकल हाफ में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। थर्ड चीज, ये जो नीचे वाला फेस है और ये ऊपर वाला फेस है, इन दोनों के बीच में मैं प्लेन ऐसे पास करता हूं, तो ऐसे पास करने के बाद भी ये आइडेंटिकल हाफ में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप बेसिकली कैसे कह सकते हो कि एक इमेजिनरी लाइन या फिर एक इमेजिनरी प्लेन किसी भी क्रिस्टल से पास करो, तो पास करने के बाद दो आइडेंटिकल हाफ में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे व्हेन एन इमेजिनरी लाइन, when an imaginary plane is passed through center of crystal, then it divides into two equal halves, which are mirror image with each other, called plane of symmetry, इसको भी हम लोग सिंपल डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक क्यूब है या फिर कोई भी क्लासरूम। सपोज कर रही है हमारे पास क्लासरूम हो गया जहां पे आप बैठते हो। इसमें आपको इमेजिनरी प्लेन को पास करना है। प्लेन तो आप समझते होगे, इमेजिनरी प्लेन को पास करना है। कुछ इस तरह पास करना है कि दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए? टूट जाए। और दो इक्वल पार्ट में टूट जाए तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बनना चाहिए, एक दूसरे का मुहामुही बनना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। कैसे? देखो, अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मैंने यहां से इसको कट किया,
ये मैंने कट किया इसमें। अब यहां से जब कट करोगे तो कट करने के बाद ये दो पार्ट में टूटेगा, एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकल बनेगा, एक दूसरे के जैसा मिरर इमेज बनेगा। तो ये जो प्लेन, इमेजिनरी प्लेन जो मैंने पास किया, ये इमेजिनरी प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। अब इसमें देखो ये दो टाइप के होते हैं, हम बोल सकते हैं यहां पे इट्स आर ऑफ टू टाइप, इट्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के हो जाते हैं यहां पे। पहला रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सेकंड होते हैं आपके पास डायगोनल, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सेकंड क्या होते हैं आपके पास? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी जो प्लेन पास करोगे ये रेक्टेंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेक्टेंगुलर होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने ये पूरे रूम है, ये हमारे पास पूरे क्यूब है, ये आपके पास तो पूरे क्यूब है, मैं इसको रेक्टेंगुलर टाइप के कट कर रहा हूं। ऐसे अगर मैं ये रेक्टेंगुलर टाइप के कट कर रहा हूं तो दो आइडेंटिकल हाफ में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मैं ऐसे कट किया तो एक मतलब इसको कट कर सकते हैं, तो ये और ये आपस में क्या हो गया? मिरर इमेज। अच्छे से देखना, मैंने एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कहने का मतलब ऐसे ही है। अगर मैं इसको एक मतलब कट किया, ये हो गया आपके पास सेकंड कट, और ये हो गया ऐसे थर्ड कट। इसके अलावा कोई भी रेक्टेंगुलर कट नहीं हो सकते। रेक्टेंगुलर कट आप कैसे कट करोगे? जैसे मैं डायग्राम के थ्रू अगर मैं समझाता हूं इसको, कुछ इस टाइप का। ये जो कटिंग दिख रहा है आपको, ये कटिंग कैसा है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर कट है। टोटल रेक्टेंगुलर कट कितना हो सकता है? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितना हो सकता है? देखो यहाँ पे दो अपोजिट फेस के बीच में कट करेगा, एक यहां से हो गया दो, और एक हो गया ऐसे तीन, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? पीओसी में लिख रहा हूं, पीओएस लिख रहा हूं। टोटल रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने मिलेगा आपको? 3 ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब डायगोनली कट करना है आपको। डायगोनली कैसे कट करोगे? ये देखो, मान लो ये हमारे पास पूरे क्लासरूम है, डायगोनली कैसे कट हो सकता है? ये ऐसे डायगोनल, ये डायगोनल हो गया, एक कट डायगोनल का ऐसे एक, दूसरे कट दो, तीसरे कट नीचे वाला से ऊपर तीन, चौथे कट चार, पांचवें छह और छठे छह। तो रेक्टेंगुलर कट कैसे हुआ है आपके पास? ये देख लो, रेक्टेंगुलर कट कुछ इस टाइप का हुआ। ये जो कटिंग हुए आपके, ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर। अब टोटल रेक्टेंगुलर कट कितना कटेगा? सॉरी, ये जो कट हुआ आपका डायगोनल कट हुआ। अब टोटल डायगोनली कट कितना करेगा? देखो, एक कट, दूसरे, तीसरे नीचे से ऊपर, तीसरा कट डायगोनल हुए ना, चौथे नीचे से ऊपर चौथा, उधर से पांचवा और इधर से छठा। तो टोटल डायगोनल कितने हो गए? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितने मिल गए आपके पास? 6। तो टोटल कितने मिल जाएंगे यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके? 6 और 3, टोटल कितना हो गया? 9। ये दोनों को मिला दोगे तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना मिल जाएगा आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये टोटल कितने मिल गए आपके? 9। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप समझ गए हो क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलेंगे? एक इमेजिनरी प्लेन किसी भी क्रिस्टल से पास किया जाए तो दो इक्वल हाफ में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, और दोनों हाफ जो होंगे एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, पहला रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड होते हैं आपके पास डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होंगे? जो इमेजिनरी प्लेन पास किया जाएगा वो रेक्टेंगुलर पास किया जाएगा। जैसे ये रेक्टेंगुलर हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया आपके पास 3। या फिर यू ले सकते हो, 1 2
और ये होगा आपके पास 3। तो 3 ही रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते हैं। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल कितने हो गए? 6। कैसे कट करेंगे? 1 2 इधर से 3 इधर से 4 उधर से 5 और इधर से 6, इसके अलावा नहीं होगा। तो ये होगा आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कॉपी करो इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो क्या होता है। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि एक जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में एक इमेजिनरी लाइन को पास किया जाता है। अब इमेजिनरी लाइन को पास करने के बाद, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ये पूरे क्यूब हो गए। इस क्यूब में मैंने एक एक्सिस को पास किया ऐसे, ये पूरा नीचे वाले फेस से लेकर के ऊपर वाले फेस से नीचे, ऐसे मैंने एक्सिस को पास किया। एक्सिस पास करने के बाद अब इस एक्सिस को पकड़ के इसको रोटेट करना है। मतलब इसको एक मतलब अगर मान लो मैंने ये दो अपोजिट फेस में, एक नीचे वाले फेस में और एक ऊपर वाले फेस में, दोनों के फेस में मैंने क्या पास किया? एक्सिस पास किया। एक्सिस पास करने के बाद उसके बाद इस एक्सिस को पकड़ना है। पकड़ कर क्या करना है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाना है क्रिस्टल को लेते हुए। जब रोटेट करोगे 90 डिग्री तो ये वाला पोर्शन उठ करके इधर आ जाएगा। फिर से मैंने इसको रोटेट किया ऐसे तो ये वाला पोर्शन उठ करके इधर आ जाएगा। फिर से रोटेट किया ऐसे तो ये वाला पोर्शन उठ करके इधर आ जाएगा। तो देखो तो पहले वाले पोजीशन तक वापस जाने के लिए, मतलब अगर मैं यहां से रोटेट कर रहा हूं ऐसे एक मर्तबा, तो फिर से दोबारा इसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितना मर्तबा रिवॉल्व करेगा? तो इसके लिए जो ये प्लेन पास किया, ये जो लाइन पास किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिफाइन कैसे करेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन होता है जो क्रिस्टल के थ्रू पास किया जाता है। That when the crystal is rotated about its line, जब इस क्रिस्टल को हम लोग उस लाइन से रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तब it presents the same appearance more than one incomplete revolution। तब जाकर के ये जो होते हैं ये एक से ज्यादा अपीयरेंस शो करता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद। जैसे आप सिंपल ये समझो कि मान लो ये हमारे पास क्लासरूम हो गए। मैंने यहां से एक्सिस पास किया, एक ये वाला नीचे वाले फेस से एक्सिस पास किया, ऊपर वाले एक्सिस तक, ऊपर वाले फेस तक, दोनों के बीच में मैंने क्या पास कर दिया? एक्सिस पास कर दिया। एक्सिस पास जब किए तो कुछ इस टाइप का दिखा होगा। देखो ये हमारे पास एक क्लासरूम को मैंने जूम कर लिया, जो रूम में आप बैठते हो। अभी से मैंने एक्सिस पास किया ऐसे, ये एक्सिस पास किया। अब इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को पकड़ करके इसको घुमाना है आपको, और घुमा करके फाइनली जिस पोजीशन में अभी आपको दिख रहा है, घुमाने के बाद कितने मर्तबा में वो पहले वाले अपीयरेंस तक पहुंच जाता है। तो यहां से जो इमेजिनरी लाइन जो पास किया गया है, ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये 3 टाइप के हो जाते हैं आपके पास। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके कितने होंगे? 3 टाइप के। यहां पे लिख सकते हैं इट्स आर ऑफ 3 टाइप। अब ये कौन कौन हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा आपके पास C4 एक्सिस। इसको हम लोग कभी कभी टेट्राड एक्सिस बोलते हैं, और इसी को हम लोग 4th फोल्ड भी बोलते हैं, 4th फोल्ड एक्सिस। अब ये देखो क्या होगा, इस एक्सिस में क्या किया जाता है कि जो एक्सिस होते हैं वो 2 अपोजिट फेस में पास किया जाता है। जैसे ये फेस हो गए, इसके अपोजिट फेस कौन सा होगा? इसके ऊपर वाला। तो 2 अपोजिट फेस के बीच में अगर कोई एक्सिस पास किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं C4 एक्सिस। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से एक्सिस इज पासिंग थ्रू, या फिर पास थ्रू 2 अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट फेसेस से पास किया जाएगा इस एक्सिस को। जैसे देखो यहां पे डायग्राम के थ्रू, मान लो ये हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल हो गए, इस क्रिस्टल में एक तो फेस ये वाले हो गए, इसका अपोजिट फेस कौन हो जाएगा? नीचे वाले।
तो अपोजिट फेज से आपको एक एक्सिस को पास करना है। मैंने यहां से ये लिया और यहां से ये। अगर दो अपोजिट फेज के थ्रू अगर आप किसी एक्सिस को पास कर रहे हो तो उस टाइप के एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं C4 एक्सिस, या फिर टेट्राहेड्रल एक्सिस, या फिर फोरफोल्ड एक्सिस। टेट्राहेड्रल एक्सिस कहने का मतलब क्या है कि इसको अभी जिस पोजीशन पर ये मौजूद है इसको फाइनली इसी पोजीशन तक पहुंचने के लिए 4 मरतबा रोटेट करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं यहां से एक्सिस लिया और ऊपर वाला फेस में एक्सिस को लिया। अब इसको मैं देखो यहां इस तरीके से रखा। अगर मैं इसको ये वाला पोजीशन को फिर से इसी जगह पर मैं लाना चाहता हूं, कैसे देखो, अगर मैं इस एक्सिस को एक मरतबा रोटेट किया तो ये वाला जो फेस था ये यहां पर आ जाएगा। फिर से मैंने एक मरतबा इसको रोटेट किया तो ये वाला फेस यहां पर आ जाएगा। फिर से मैंने इसको रोटेट किया तो ये वाला फेस यहां पर है। कितना रोटेट हुआ अब तक? 3 मरतबा। फिर से एक मरतबा रोटेट किया तब ये वाला पोर्शन यहां पे चले जाएंगे, पहले वाले के जैसा आइडेंटिकल दिखने लगेगा। कितने फोल्ड हो गए? 4 फोल्ड हो गए। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फोरफोल्ड एक्सिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल एक्सिस। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि टेट्राहेड्रल एक्सिस को डिफाइन करो, टेट्राहेड्रल एक्सिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एक्सिस जो पास किया जाएगा वो आपके दो अपोजिट फेसेस में होंगे, तो उस टाइप के हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं? C4 एक्सिस या फिर टेट्राहेड्रल एक्सिस और फोरफोल्ड। टेट्राहेड्रल और फोरफोल्ड के कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सिस को पकड़ रहे हो आप उससे पहले वाले अपेरेंस तक पहुंचने के लिए 4 मरतबा उसको रोटेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पहुंचोगे फोरफोल्ड में। अभी आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम लिख सकते हैं यहां पे टोटल C4 एक्सिस कितने हो जाएंगे आप ये बता सकते हो? देखो यहां पर हमारे पास टोटल फेस है 6। फेस टोटल कितना है? 6, करेक्ट। अब दो अपोजिट फेस में एक C4 एक्सिस जनरेट हो रहा है, तो टोटल फेस है हमारे पास, और एक C4 एक्सिस बनाने के लिए 2 फेस चले जा रहे हैं। अब देखो तो कितना टोटल बन सकता है? एक फेस ये वाला है, दूसरा फेस ये वाला, तो एक तो ये एक्सिस हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे ये, तीसरे हो जाएंगे ये, तो टोटल कितने बन गए? 3। तो टोटल C4 एक्सिस कितने बन सकते हैं? आपको 3 बन सकता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जितने फेस हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितने मिल जाएंगे आपको? 3। हमारे पास टोटल फेस थे 6, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, कितना मिल गया आपको? 3, क्योंकि अपोजिट फेसेस पर ले जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, एक चीज और, एंगल लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एंगल इन 1 फोल्ड। एक फोल्ड में कितने एंगल बनेंगे? तो इसको निकालने के लिए आप यहां पे एक ट्रिक ही लिख लेना। फोल्ड निकालने के लिए ट्रिक ही लिख लेना, यहां पे लिख लो एंगल इन 1 फोल्ड। 1 फोल्ड निकालने के लिए आप ट्रिक लिख सकते हो 360 डिग्री डिवाइड बाई n, जहां पर n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फोल्ड, नंबर ऑफ फोल्ड। हम लोग एक बार ये जो C4 एक्सिस है इसमें एक मर्तबा एक फोल्ड के लिए कितना एंगल लगेगा? देखो यहां पे हमारे पास टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री। अब इसमें टोटल फोल्ड कितने हैं? 4, तो कितने वैल्यू आ गए? 90 डिग्री। यानी कि अगर इस एक्सिस को पकड़ करके आप एक फोल्ड घुमाते हो वैसे, तो ये वाला फेस इधर आ जाएगा, तो कितने एंगल बनेंगे? 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। फिर से 90 डिग्री आओगे तो ये वाला फेस इधर आ जाएगा, फिर से 90 आओगे तो ये वाला फेस इधर आ जाएगा, फिर से 90 आओगे तो तब जाकर के ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचेगा। तो कितना फोल्ड हो गए? टोटल 4 फोल्ड हो गए। ये हो गया आपके पास C4 एक्सिस। C4 एक्सिस के बाद सेकेंड टाइप है आपके पास C3 एक्सिस। इसको याद रखना आप कि जब C4 एक्सिस होता है या फिर टेट्राहेड्रल एक्सिस होता है या फिर फोरफोल्ड होता है, तो उस कंडीशन में जो एक्सिस पास किया जाता है वो 2 अपोजिट फेस से पास किया जाता है, 2 अपोजिट फेस से पास किया जाता है। और टोटल कितने C4 एक्सिस हो गए? 3। सेकेंड है हमारे पास C3 एक्सिस। सेकेंड है C3 एक्सिस। बी नंबर हो जाएगा इसका C3 एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइड एक्सिस, ट्राइड एक्सिस। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 फोल्ड एक्सिस। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो एक्सिस कौन सा होगा? इसके ठीक कोना वाले अपोजिट में, वो नीचे वाले होंगे कॉर्नर। तो जो एक्सिस पास किया जाएगा बाबू,
वो कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर से पास किया जाएगा, कुछ इस टाइप का। अब देखो इसमें कितने फोल्ड करने होंगे आपको, 3 फोल्ड, तब जाकर के अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगा। जैसे कि मैंने एक एक्सिस पास किया, इमेजिन करना यहां से मैंने एक एक्सिस लिया इस कोने से और नीचे वाले कोने के बीच में मैंने एक एक्सिस को ड्रॉ किया, दिख रहा होगा आपको। मैंने इस एक्सिस को पकड़ा, एक मरतबा ऐसे पकड़ के घुमाया, फिर से मैंने घुमाया, ये वाला पोर्शन उठ करके नीचे चला गया होगा, फिर से घुमाया, तब जाकर ये कहां पर आए होंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे आए होंगे। कितने फोल्ड हो गए टोटल, 3 हो गए। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इन C3 एक्सिस, इन C3 एक्सिस यहां पे लिख सकते हो एक्सिस is passed through two opposite corner, दो अपोजिट कॉर्नर से हमें क्या करना है, एक्सिस को पास करना है। अगर दो अपोजिट कॉर्नर से एक्सिस को पास कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस या फिर ट्राइड एक्सिस या फिर 3 फोल्ड। जैसे कि मान लो मैंने एक क्यूब लिया जो मैंने अभी क्लासरूम को कंसीडर किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहां पर भी घर पे बैठ कर भी आप कंसीडर कर सकते हो। आप रूम में बैठते हो, रूम में बैठकर रूम ऐसा ही होगा आपको, तो इसके एक कॉर्नर कहां पर होगा, एक कॉर्नर ये, और इसके अपोजिट कॉर्नर कौन से हो जाएंगे, ये वाला। अब यहां से आपको क्या करना है, या फिर इसको नहीं कंसीडर करना तो इसको कर लो, एक कॉर्नर यहां से ये हो गया, सेकंड कॉर्नर कौन हो जाएंगे, ये वाला। अब यहां से दो अपोजिट कॉर्नर से आपको एक्सिस को पास करना, अब इसको रोटेट करना है आपको। जब रोटेट करोगे तो इसके ओरिजिनल पोजीशन तक आने के लिए कितना फोल्ड करना पड़ेगा, 3 फोल्ड। कितना फोल्ड करना पड़ेगा, 3 मरतबा। अगर आप इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हो तब जाके इसके ओरिजिनल पोजीशन तक आप वापस आ पाओगे। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं, हम लोग बोलो बात करो टोटल C3 एक्सिस, टोटल C3 एक्सिस कितने हो जाएंगे, हमारे पास कॉर्नर कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, तो टोटल कितने बनेंगे C3 एक्सिस। बस इसको 2 से आप क्या करो, डिवाइड कर दो, क्योंकि एक एक्सिस को बनाने के लिए 2 कॉर्नर जा रहा है, तो हमारे पास टोटल कितने कॉर्नर है, 8, तो 8/2 कितने आ जाएंगे आपके, 4। तो टोटल C3 एक्सिस कितने मिल जाएंगे आपको बाबू, मिल जाएंगे आपको 4। कितने मिल जाएंगे, 4। एंगल इन 1 फोल्ड, एक फोल्ड में कितने एंगल बनने वाला, अभी ट्रिक मैंने बताया 360 डिग्री डिवाइड बाय फोल्ड। तो एक फोल्ड के लिए हमारे पास टोटल फोल्ड कितने मिले हैं आपके, 3। तो एंगल एक फोल्ड पर कितने मिल जाएंगे आपको, 120 डिग्री। यानी कि जब एक मर्तबा आप इसको पकड़ के घुमाओगे तो कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री घूमेगा। फिर से घुमाओगे तो फिर से 120 बनेगा, यानी 12 24 240 हो गया। फिर से एक फोल्ड करवाओगे तब कहां पर पहुंचेगा, 360 डिग्री तक पहुंचेगा। गॉट इट। अब इसके बाद एक और टाइप होते हैं आपके पास C2 एक्सिस, सेकंड है, थर्ड है आपके पास C2 एक्सिस, C नंबर है C2 एक्सिस। इसको हम लोग डाइड एक्सिस के नाम से भी जानते हैं, डाइड एक्सिस, और इसी को हम लोग कहते हैं सेकंड फोल्ड एक्सिस। इस एक्सिस में क्या होता है कि जो एक्सिस पास किया जाता है, 2 अपोजिट एज से पास किया जाता है। जैसे ये हमारे 2 फेस के बीच का जो ये वाला, ये आपको क्या कहलाया, एज कहलाया, ये वाला एज, और इसके अपोजिट एज कौन सा होगा वहां पर। तो 2 अपोजिट एज से अगर एक्सिस पास किया जा रहा है तो इस जब ये तब जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, इसको C2 एक्सिस बोलेंगे। एक फेस ये, सॉरी एक एज ये, और इसके अपोजिट वाले एज में अगर एक्सिस पास कर रहे हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2 एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां से एक्सिस इज passed through 2 opposite edge, 2 opposite edge। 2 अपोजिट एजेस से अगर एक्सिस पास कर रहे हो तो उस टाइप की एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, C2 एक्सिस। जैसे मान लो ये हमारे पास आपका रूम हो गया या क्लासरूम हो, अब इसमें हम लोग 2 अपोजिट एज से पास करने वाले। मान लो ये हमारे पास एक एज हो गया, तो इसका अपोजिट एज कौन सा होगा, ये वाला एज होगा। अब यहां से हम लोग को एक्सिस पास करनी है। अगर 2 एज से आप एक्सिस को पास कर रहे हो, अब इसको रोटेट करते हैं हम लोग। 2 अपोजिट एज से अगर आप एक्सिस पास कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C2 एक्सिस बोलते हैं, या फिर डाइड एक्सिस बोलते हैं, या फिर सेकंड फोल्ड बोलते हैं। अब देखो यहां पे
हम बोल सकते हैं टोटल C2 एक्सिस कितने हो जाएंगे यहां से, जितने एज है उससे क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करके टोटल एज कितने मिलेंगे। देखो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल एज कितने मिल गया 12। 12 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 2 से कितने वैल्यू आ जाएंगे 6। एंगल इन वन फोल्ड, एक फोल्ड में कितने एंगल बनेंगे तो 360 डिग्री डिवाइड बाय फोल्ड, फोल्ड कितना मिला आपके पास 2, कितने मिल जाएंगे 180 डिग्री। यानी कि ये एज है और ये एज है, दो एज में मैंने एक्सिस को पास किया। अब इसको एक मरतबा घुमाओगे तो 180 डिग्री एंगल पर जाएगा, फिर से घुमाओगे तब जाके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे क्या होगा वापस हो जाएगा। जैसे ये देखो ये मैंने एक्सिस को पास किया, मैंने 180 डिग्री में घुमाया तो ये वाला पोर्शन उठ करके इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन उठ करके उधर चला जाएगा। अब पहले वाले पोजीशन पर आने के लिए फिर से एक फोल्ड मैंने किया तो ये वाला पोर्शन फिर से इधर आ गया, ये वाला पोर्शन फिर से उधर चला। पहले वाले अब वाले में क्या हो गया आइडेंटिकली हो गया। तो ये थे आपके पास C2 एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक लास्ट सिमेट्री है आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना मिल जाएगा आपके पास, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो कितना होगा। C3 एक्सिस कितने मिले थे आपके पास 3, सॉरी C4 एक्सिस मिले थे 3, C3 कितना मिला 4 और C2 कितना मिला 6। टोटल कितने हो गए 6 4 10 3 13। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हो गए आपके पास 13। अब इसके बाद लास्ट है आपके पास इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। लास्ट है थर्ड नंबर सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री समझने के लिए सेंटर मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल के बीचों बीच में, जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई भी क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिससे होते हुए आप किसी भी फेस की तरफ जाओ, किसी भी फेस की तरफ जाओगे तो ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर ये पॉइंट को रखा, अब यहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर इस फेस में जितना डिस्टेंस होगा उस फेस में भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, सामने वाले फेस में भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ये वाले फेस में भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ऊपर वाले में भी उतना ही डिस्टेंस होगा और नीचे वाले में भी क्या होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। तब जाके ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिससे होते हुए आप किसी भी फेस की तरफ चले जाओ उसका डिस्टेंस हमेशा क्या मिलना चाहिए सेम मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं ये ए बोल रहा हूं, बी बोल रहा हूं, ये सी बोल रहा हूं, ये डी बोल रहा हूं, तो ए का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बी का होगा, सी का भी उतना ही होगा, डी का भी उतना ही होगा, इधर वाले का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, इसके अंदर वाले का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तब जाके ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, एन इमेजिनरी पॉइंट इन द क्रिस्टल that any line drawn through it intersects the surface of the crystal at equal distance on each other। क्या लिखा मैंने, एक इमेजिनरी पॉइंट, एन इमेजिनरी पॉइंट इन द क्रिस्टल के अंदर में एक ऐसा पॉइंट जिससे किसी भी डायरेक्शन के थ्रू या फिर किसी भी सरफेस को इंटरसेक्ट करते हुए आप किसी भी, आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी फेस की तरफ आप चले जाओ, इंटरसेक्ट करते हुए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, किसी भी फेस तक चले जाओ, ये जो आपके डिस्टेंस मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे सेम मिलेंगे। तब जाके इस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो किसी भी क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है। इस क्रिस्टल के अंदर में टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है, जो यहां पर दिख रहा है। तो हमारे पास
यहां पे लिख सकते हैं हम लोग टोटल सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। अब हम लोग टोटल सिमेट्री की बात कर लेते हैं। ये तो होगा आपके पास 3 हो। ये सारी चीजें आप अच्छे से देखना, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे बार बार पूछते रहना, कॉल के थ्रू या जैसे भी पूछना हो पूछ सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें टोटल कितना मिल गया था, 3 मिला था रेक्टेंगुलर का और 6 मिला था डायगोनल का। टोटल कितने हो गए थे, 9। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में टोटल कितने मिल गए, 13। और सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना मिल गया, 1। कितना मिला, 1। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गए 1। तो टोटल कितने वैल्यू हो गए, 9 में 10 और 13 कितने हो गए, 23। तो टोटल सिमेट्री मिलते हैं आपके पास कितने, 23। आपको पता चल चुका है कौन कौन होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट से। फिलहाल इसको कॉपी करो।